हम इतनी जिद पे क्यों आ गए कि शरीर हमें समझा रहा है और हम समझने को तैयार नहीं। अगर आप खाने को दवाई की तरह खाते हैं तो आपको दवाई नहीं खानी। शरीर इतना खास है लेकिन हम उतने ही लापरवाह हैं। कि हमारे हार्मोन डिसऑर्डर हो रहे हो, कि मेरी हार्ट रेट बढ़ रही हो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। क्या शरीर हमारे मन की भाषा हमसे पहले समझ लेता है? ये सभी बीमारियां जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं तो वो इन्फेक्शन के बाद एक साथ प्रकट नहीं होती हैं। जो ब्रेन है वो कैच करता है, सिग्नल देता है, कभी हम सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं। ये बीमारी ये तो मुझे नहीं हो सकती। डायबिटीज आज के जमाने में सबसे बड़ा कारण है। तो वैसे किस तरह के पेशेंट आपके लिए बड़ा टास्क है, जिनको कुछ नहीं आता या जिनको थोड़ा आता? तो सरकार उसके अकाउंट में 1000 रुपए पर मंथ भेजती है जब तक ट्रीटमेंट चलेगा। क्या शरीर हमें कोई इमोशनल चोट जो हमें लगने वाली होती है उसका संकेत दे? तो ऐसी बीमारियों के होने से पहले आपकी नींद डिस्टर्ब होना, जरूरत से ज्यादा कम या ज्यादा हो जाना, इरिटेबिलिटी होना, जैसे कि कैंसर कैंसर कैंसर। ये एक ही टाइम पे आपकी आंख का खुलना क्या अवचेतन मन को संकेत देता है? ऑल ऑफ सडन आपकी जो स्टेमिना है अगर वो कम हो रहा है। ज्यादा स्मार्ट कौन है, शरीर या दिमाग? हर 5 या 6 में से जो बच्चा पैदा होता है उसको चांस है कि फ्यूचर में उसको डायबिटीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को सही से मेजर करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। कोई भी 2 टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ रहे हैं तो यू आर डायबिटिक। वैसे अगर शरीर एक इंसान होता जी। तो फिर हमसे कौन सी शिकायत करता? जो आप खा रहे हैं मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। पुरुषों की तुलना में क्या महिलाएं ज्यादा अपने शरीर को लेकर लापरवाह होती हैं? इतनी कॉमन कंप्लेंट्स हैं कि लगता है कि हर दूसरी तीसरी लेडी बीमार है। मोस्टली कॉमन कौन से संकेत हैं जो एक आम आदमी महसूस करता है? पूरा पानी पीने के बाद भी बहुत डार्क येलो आ रहा है तो ये लिवर से संबंधित कई बीमारियों को साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। नींद में दांत पीसना क्या है? ज्यादातर लोगों का मानना है कि शायद पेट के कीड़ों का साइन होता है। रात में सोते वक्त बहुत से लोगों के मुंह से सलाइवा निकलता है या फिर उनकी जीभ उनके दांतों के बीच में कट जाती है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का साइन हो सकते हैं। नींद पूरी होने के बाद भी थकावट का महसूस होना, सांस रुक जाती है और वो इतनी बार रुकती है कि 100 बार भी आपकी रात को सांस रुक सकती है। खर्राटे लेना अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है। ये आँख का फड़फड़ाना क्या कहता है? आपको लगता है कि आपकी चिक्स भी साथ में शेक कर रहे हैं तो आपको जरूर आई सर्जन और न्यूरोफिजिशियन। ठंड के मौसम में भी लोगों को पसीना आ रहा है, आंखें भी सफ़ेद हैं, चेहरा भी सफ़ेद पड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी स्वेलिंग आ जाती है। नेक पे ब्लैकिश हो जाता है और लाइंस पड़ने लग जाती हैं और छोटे छोटे जैसे मांस के टुकड़े छोटे छोटे। ये कैसे है? ये जो आप लाइंस बता रहे हैं इनको हम एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। बॉडी में होने वाली बहुत बड़ी जद्दोजहद में बोलूँगा उसका इशारा करती हैं, क्योंकि डायबिटीज़ तब नहीं होती जब आप रिपोर्ट कराते हैं फर्स्ट टाइम एंड यू फाइंड कि यू आर डायबिटिक। डायबिटीज़ उससे बहुत पहले बॉडी के अंदर शुरू हो चुकी होती है। गाड़ी में बैठते ही लोगों को वॉमिट आने का मन करने लगता है, लेकिन हर समय ये ढूंढते रहना कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। आपकी बात मान ले तो कितने दिन में ट्रांसफॉर्म होने की गारंटी देंगे आज? मिनिमम 6 मंथ। क्या आपने कभी सोचा है आपका शरीर आपको हर पल कुछ संकेत देता है, कुछ बताने की कोशिश करता है? हर सेकंड ये बताता है कि वो किस तकलीफ में है और वो तकलीफ ही है सीक्रेट अलार्म। कभी अचानक से झटके लगते हैं, कभी अचानक से पसीना आने लगता है, कभी नींद में आप दांत पीसने लगते हैं और जो शरीर बताने की कोशिश करता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जेब में कोई पुराना नोट दबा हुआ होता है। तो आज शरीर की इस भाषा को समझने की कोशिश करेंगे और जो शरीर आपसे चिल्ला चिल्ला कर कहने का प्रयास कर रहा है उसको डिकोड करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय शो और मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ ये सारे सीक्रेट आज कौन डिकोड करेगा? मेरे साथ आज डिकोड करेंगे दिल्ली एनसीआर के मशहूर और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर डीडी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, इतना यंग कोई कैसे रह सकता है और इतना फिट कोई कैसे रह सकता है? सब रह सकते हैं मिस्टर घनश्याम, बस ज़रूरत है। जो मेरा एक फेवरेट टैगलाइन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप खाने को दवाई की तरह खाते हैं तो आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो अगर हम अपने खान पीन में परहेज रखें, खान पान में, और नियमित रूप से अगर एक्सरसाइज व्यायाम करते रहें, साथ ही अपनी इनर सोल को भी हम शांत रखें, बच्चों की तरह अगर बिहेव करें तो हम शायद बच्चे ही लगते रहेंगे। सर, अगर मैं लोगों को नहीं बताता कि आज मेरे साथ सीनियर फिजिशियन है तो लोग सोचते हैं आपके बाइसेप्स को देख के कि आज कोई मॉडल मेरे साथ है। नहीं, इट्स सो नाइस ऑफ यू। ऐसा तो नहीं है। मैं लगभग 25 वर्षों से प्रैक्टिस में हूँ और अभी बहुत काम करना बाकी है। सर, आज का टॉपिक है सीक्रेट अलार्म। हमारे शरीर के वो अलार्म, वो संकेत जिनको हम समझना नहीं चाहते। हम इतनी जिद पे क्यों आ गए कि शरीर हमें समझा रहा है और हम समझने को तैयार नहीं? मुझे लगता है कि
इसका कारण है कि हम दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं लाइफ में। हमेशा हम चिंता करते हैं कि लाइक अगर किसी की प्राइवेट जॉब है तो वो सोचता है रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मुझे पेंशन नहीं मिलनी, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें अरेंज करनी है जिनसे मेरी नियमित आय बनती रहे। उस तरह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। शायद उस लेवल पे अभी हम अपने शरीर को नहीं रखते हैं कि अल्टीमेटली तो इसी को हमारा आखिरी तक साथ देना है और इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, इसे सब जानते हैं कि हमारा स्वस्थ रहना ज़रूरी है, लेकिन शायद इसके लिए उतने एफर्ट्स नहीं डालते हैं जितने डालने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई ऐसे लिखना हो तब तो समझ में आता है कि ये निबंध लिख रहे हैं हम कि हमें स्वस्थ रहना है और रोज हमें एक्सरसाइज करनी है। शरीर इतना खास है लेकिन हम उतने ही लापरवाह हैं। या लापरवाह कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि शायद हमारी जानकारी सीमित है, या हमें ऐसा नहीं लगता कि रियली स्वस्थ रहने के लिए हमें कितने ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। आपको अपना प्रतिदिन हमने क्या खाया, क्या पिया, कितना समय हमने एक्सरसाइज को दिया, योगा को दिया, मेडिटेशन को दिया, ये सब करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि मैं बताया कि मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जब भी हम बात करते हैं लोगों से तो उनकी दूसरी प्रॉब्लम्स हमेशा पहले आ जाती हैं। सर मेरा तो जॉब बहुत दूर है, मेरा आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, या शाम को मुझे कहीं और कुछ एंगेजमेंट होते हैं, तो इन सब चीज़ों के, या मैं इतना परहेज़ नहीं कर सकता। अरे सर अगर मीठा नहीं खाया तो फिर क्या लाइफ है, अगर ये नहीं खाया तो फिर क्या लाइफ है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अवेयरनेस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अवेयरनेस होगी हम समझेंगे कि जितना आप करते हैं शायद उतना इनफ नहीं है स्वस्थ रहने के लिए। क्या शरीर हमारे मन की भाषा हमसे पहले समझ लेता है जो हम नहीं समझते? बिल्कुल सही बात है, शरीर समझ लेता है और हम भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम और शरीर कुछ अलग अलग तो है नहीं, लेकिन शायद हम समय उतना नहीं दे पाते हैं कि हम उसको समझें, उतना हम ध्यान नहीं दे पाते हैं उस पर। और शरीर जो समझ लेता है या हमें पहले से कुछ साइंस देता है, ये एक वैज्ञानिक विषय है। ये कोई ऐसा सुपरस्टिशन नहीं है, या कुछ उस तरह से नहीं है कि कोई दुर्घटना किसी और के साथ होने वाली थी, मुझे आभास हो गया तो ये तो एक सिक्स सेंस वाली बात हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण सिंपल ये है कि जो भी हमारे शरीर में जब परिवर्तन होते हैं किसी बुरी चीज़ को लेकर, तो पहले माइनर सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हमारा ब्रेन कैच करता है। हो सकता है कि हमारे हार्मोन डिसऑर्डर हो रहे हो सकता है कि मेरी हार्ट रेट बढ़ रही हो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, उसकी वजह से कुछ शरीर को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, तो उसको मेरा माइंड रजिस्टर करता है और वो कोई साइन देना शुरू करता है। कुछ बीमारियाँ, या लगभग कह सकते हैं कि सभी बीमारियाँ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, तो वो इन्फेक्शन के बाद एक साथ प्रकट नहीं होती हैं। पहले प्रोडर्म बोलते हैं, माइनर सिम्टम शुरू होते हैं। जैसे कि आपने आमतौर पर देखा होगा, आपको लगा कि थोड़ा बदन टूट रहा है, 2-1 दिन से थोड़ा सा कोल्ड है, फिर तीसरे चौथे दिन आपको खुल के बुखार आ जाता है। तो बीमारी तो पहले शुरू हो गई थी, पहले वो उसके सिम्टम्स माइनर थे और बाद में वो खुल के प्रकट हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को हमारा जो ब्रेन है वो कैच करता है, सिग्नल देता है। कभी हम सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जैसे कि कैंसर, जो कि आजकल बहुत बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो वैसे तो ये अंग विशेष पर डिपेंड करता है कि किस अंग का उसको कैंसर था, बट कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं। भूख नहीं लग रही है, कमज़ोरी हो गई है, आपका एनर्जी लेवल लो हो गया है, मूड अनस्टेबिलिटी भी हो सकती है, लो ग्रेड फीवर आपको फील हो सकता है। आप चाहें इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, चाहे तो इनको सिर्फ थकान है, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, कोई मल्टीविटामिन खा लिया या कभी कोई पैरासीटामोल खा लिया, ऐसे करके काफ़ी अपना प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट कर सकते हैं और बीमारी आगे प्रोग्रेस कर सकती है। लेकिन लोग क्या इस माइंड ऑफ स्टेट में रहते हैं डॉक्टर साहब कि ये बीमारी ये तो मुझे नहीं हो सकती? ये बहुत कॉमन है। मैं अपनी प्रैक्टिस में, मेरे पास जैसे रूल ऑफ थंब है कि किसी भी जो 30 ईयर्स के आसपास भी कोई पेशेंट अगर आता है तो उसके मैं किसी भी रीज़न के लिए अगर ब्लड टेस्ट करा रहा हूँ, उसको बुखार है तो मैं टाइफाइड इन्फेक्शन व्हाटएवर मैं अगर उस टेस्ट करा रहा हूँ, तो शुगर कराना मेरा एक रूल है कि मैं हर पेशेंट का शुगर कराता हूँ। इस तरीके से मैं बहुत सारे पेशेंट जिनको नहीं पता होता कि उनको डायबिटीज़ है, तो या डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ स्टेज में मैं उनको डायग्नोस कर देता हूँ। तो जैसे हम लिखते हैं शुगर भी कराना, नहीं सर शुगर तो मुझे नहीं है, नहीं आपको हो सकता है, नहीं सर मेरे परिवार में किसी को नहीं है, तो फिर हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आपके परिवार में है या नहीं है। लेकिन ये कोई 100% इस तरह का रूल नहीं कि अगर आपके परिवार में नहीं है तो आपको नहीं होगा। हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को रहा हो और आपको ना पता हो, अगर उनको भी इवन नहीं था तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको शुगर नहीं हो सकता। तो एक थंब रूल है कि मैं हर किसी का शुगर टेस्ट कराता हूँ, और बहुत सारे वैसे पेशेंट जो ये दावा कर रहे थे मुझे नहीं हो सकता, उन लोगों को शुगर निकल के आता है। तो वैसे किस तरह के पेशेंट आपके लिए बड़ा टास्क है, जिनको कुछ नहीं आता
या जिनको थोड़ा आता है? जिनको थोड़ा आता है डेफिनेटली वो ज़्यादा बड़ा और वो भी गलत आता है। हाँ, थोड़े का मतलब यही होता है कि एक्चुअली में उनको इसमें पेशेंट की गलती नहीं है। अगर वो डॉक्टर होते तो मेरे पास नहीं आते। उनका अपना स्पेशलाइजेशन होगा जिस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो हमें जब हम जाते हैं किसी से कंसल्टेशन लेने के लिए तो फिर उसकी बात को सुनना और समझना चाहिए। तो वहाँ फिर ये कि ऐसा मुझे नहीं हो सकता या ये टेस्ट आप मत कराइए, ऐसा तो शायद नहीं होना चाहिए। क्या कोई विशेष फील सर किसी खास अंग पे डिपेंड करती है? जैसे गुस्सा है तो जिगर का है और डर है तो गुर्दे का है, कुछ ऐसा होता है कि? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब तो खैर इस बात को सभी लोग जानते हैं कि जो फीलिंग्स हैं वो हमारे सिर्फ ब्रेन में ही डेवलप होती हैं, वहीं आप उनको फील करते हैं। और दिल, जिगर और गुर्दा ये या तो शायरी की बातें हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि गुर्दा और जिगर किसे कहते हैं। उनको लिवर पता है बट उनको जिगर क्या होता है शायद वो जानते भी नहीं है। तो जिगर और लिवर ये सिनोनिम्स ही हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, लेकिन इनका अपना सर्टेन काम है। इवन दिल का भी कोई काम नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब हम कोई चीज़ फील करते हैं, कोई इमोशन को डीपली फील करते हैं, तो हमारे हार्ट रेट शायद बढ़ जाता है। अगर हम उस स्टेट में होते हैं तो शायद लोगों को लगा हो कि भाई दिल से शायद इसका कुछ मतलब है। वो तो एक प्रतिक्रिया है। जब भी आप ज़्यादा गुस्से में या लव में होते हैं तो हार्ट रेट थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन फीलिंग्स पूरी तरह से हमारे ब्रेन की ही देन है और किसी अंग का उससे कोई मतलब नहीं है। क्या शरीर हमें कोई इमोशनल चोट जो हमें लगने वाली होती है उसका संकेत दे देता है, लेकिन हम सोचते हैं बॉडी पेन है यार ये तो छोड़ो? इमोशनल चोट जो लगने वाली है उसका तो नहीं दे सकता अगर वो चीज़ बाहर से इम्पैक्ट करने वाली है मेरे ऊपर। लेकिन कुछ हाँ मानसिक बीमारियाँ, अगर वो मानसिक बीमारियाँ हमें होने वाली हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी बीमारी एकदम से एक्सपोज नहीं होती है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो मानसिक होती हैं और उनके होने से पहले, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है या कुछ और डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स हैं, तो ऐसी बीमारियों के होने से पहले आपकी नींद डिस्टर्ब होना, ज़रूरत से ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाना, इरिटेबिलिटी होना और आपका फोकस थोड़ा सा चीज़ों के प्रति हट जाना, कुछ इस तरह के वेग से सिम्टम्स हो सकते हैं और बाद में हमें वो चीज़ खुल के प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब कई बार देखा है कि रात में एक ही पर्टिकुलर टाइम पे लोगों की नींद खुलती है, चाहे वो 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, वजह कुछ भी हो सकती है। ये एक ही टाइम पे आपकी आंख का खुलना क्या अवचेतन मन कोई संकेत देता है? सबकॉन्शियस कोई आपको बार बार इंडिकेट करता है? अगेन मैं ये बोलूँगा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अच्छा। और वो शायद ज़्यादा चीज़ों को गहराई से और बहुत समय पहले पकड़ लेता है। रीज़न बीइंग कि हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि कुछ हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी चेंज होते हैं। और एक और हमारी बॉडी में चीज़ होती है हमारा इम्यून सिस्टम। उसके अंदर भी कोई बीमारी होने से पहले कुछ चेंजेस आती हैं, उसकी ओवर एक्टिविटी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन और हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले पकड़ना शुरू कर देता है और कई बार उसके लिए प्रतिक्रिया देता है। तो एक निश्चित समय पे आँख खुलती है, इस चीज़ को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कुछ हमारी बॉडी में बीमारी डेवलप हो रही है तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और हमें उनका एहसास हो सकता है। ज्यादा स्मार्ट कौन है, शरीर या दिमाग? मुझे लगता है कि दिमाग तो भूल भी जाता है लेकिन शरीर तो याद दिलाता रहता है पीड़ा करके से ही। अगर मुझे स्मार्टनेस की बात अगर करेंगे तो हमेशा मुझे लगता है कि ब्रेन ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। लेकिन ब्रेन की बात तो हम सुनते नहीं है और शरीर की हम सुनना नहीं चाहते। हाँ, तो वो नहीं सुनेंगे तो आप किसी की भी नहीं सुनते। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ और काफ़ी अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है तो कुछ साइंस इस तरह के होते हैं, सिम्टम्स कह सकते हैं, जो हमें ज़रूर सुनने चाहिए। 5-6 चीज़ों के बारे में इस समय मुझे याद आ रही है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि ऑल ऑफ सडन आपकी जो स्टेमिना है अगर वो कम हो रहा है, आप जल्दी थक जाते हैं और ऐसा पिछले कुछ हफ्तों से हो रहा है और इसके पीछे कोई नोन रीज़न नहीं है, लाइक कोई आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, डाइट भी आपकी ठीक चल रही है, स्लीप भी आपकी प्रॉपर है। अगर आपको लगता है कि आपका स्टेमिना कम हो रहा है, आपकी स्लीप या तो ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गई है या बढ़ गई है, आपकी भूख कम हो गई है, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान सी रहती है या आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, इवन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि लो ग्रेड टेम्परेचर मुझे हो रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको हमें टाइम टू टाइम आप बैठें 5-10 मिनट के लिए और असेस करें। हाँ, एक चीज़ और, इसमें पेन, कुछ इस तरह के पेन जो क्रॉनिक हैं, कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा, कहीं भी आपको उभर रहे हैं, वो बराबर आपको टीज़ कर रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो ऐसे सिम्टम्स को हमें नोट करना चाहिए और अगर ऐसा लगता है
तो फिर जो भी आपके कंसर्न डॉक्टर हैं जिनसे आप मिलते रहते हैं उनके साथ इस चीज़ को जरूर डिस्कस करना चाहिए, ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर स्टेमिना लूज कर रहे हैं और हम थकने लगे तो वैसे मुख्यतः कौन सी बीमारियां होती है जिसका संकेत है ये? सबसे पहले एक तो है एजिंग। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हमें अपने आप को जितना और ज़्यादा फिट रखने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, हम करते नहीं हैं, नंबर 1। और अगर वीकनेस की जो अभी आपने पूछा कि क्या हो सकता है, तो डायबिटीज़ आज के ज़माने में सबसे बड़ा कारण है, अच्छा। या वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न आप कह सकते हैं। और इस हमारे किसी भी टॉक में जो मेडिकल साइंस पे होगा, डायबिटीज़ शब्द आप बार बार सुनेंगे। डायबिटीज़ और ओबेसिटी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो घूम फिर के कहीं भी आप लिंक होंगी ही होंगी। तो वो ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तब भी आपको कमज़ोरी फील होगी, डायबिटीज़ है उसमें भी आप वीकनेस फील कर सकते हैं। साथ में थायराइड की समस्या भी काफ़ी आम है। हाइपोथायराइडिज्म में वीकनेस का होना ज़्यादा सामान्य रूप से मिलता है। और उसके अलावा अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी, मेल जिसे न्यूट्रिशन बोलते हैं, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो भी आपको कमज़ोरी, थकान। हमारे इंडिया में टीबी इज़ ऑल्सो वेरी बिग कॉज ऑफ दैट। अब भी? जी हाँ, अच्छा। ट्यूबरकुलोसिस इज स्टिल वेरी बिग इशू इन आवर कंट्री। ऑल्दो जो करंट गवर्नमेंट ने उसने बहुत ज़्यादा फंड्स इस चीज़ के लिए दिए, अलॉट किए हैं कि हम टीबी को एक नए मुकाम से आजकल ट्रीट कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। कभी ऐसा नहीं देखा गया था। कितने सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हायर किया गया है कि हम टीबी को प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करें, रजिस्टर करें। इट्स अ ड्यूटी ऑफ ऑल द people you can say who are involved whether in diagnosing the TB और treating the TB, कि उनको diagnose करते ही गवर्नमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन देना, एक पोर्टल पे पेशेंट को रजिस्टर कराना इज़ कंपलसरी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, कभी शायद हमने किसी बीमारी के लिए, मुझे नहीं याद आ रही कोई बीमारी, जैसे आप पेशेंट को डायग्नोस करते हैं तो सरकार उसके अकाउंट में 1000 रुपये पर मंथ भेजती है जब तक ट्रीटमेंट चलेगा। तो और बहुत सारी फ्री जांच की सुविधा के साथ साथ एक सुविधा सरकार ये और दे रही है कि वो जो पीड़ित व्यक्ति है, पेशेंट है, उसको न्यूट्रिशन के लिए 1000 रुपये उसके अकाउंट में सरकार देती है। ठीक है, लेकिन सर हमने डायबिटीज़ की बात की जी, तो डायबिटीज़ एक और प्री डायबिटिक दूसरी चीज़, कितना बड़ा आंकड़ा सर अभी देश में होगा? हाँ। एग्जैक्ट जो फिगर है वो तो मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी एक नंबर है। अगर मैं ऐसे सोचूं कि हर 100 में से कितने लोग? मैं आपको और छोटा बताता हूँ। हाँ। अभी जो सिनेरियो है, हर 5 या 6 में से जो बच्चा पैदा होता है उसको चांस है कि फ्यूचर में उसको डायबिटीज़ हो जाएगा। और ये जो ग्रोथ है इट्स एक्सपोनेंशियल। मतलब ये एक्सपोनेंशियल का ये है कि जितने हमारे कंट्री में डायबिटिक लोग होंगे, जब वो शादी होगी उनकी और जब वो आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो उनको चांसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा। अब अगर मेरे पास ओपीडी में बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो बोथ आर डायबिटिक, तो उनके बच्चों को ऑलमोस्ट देयर आर 100% चांसेस दे विल बी डायबिटिक इन देयर फ्यूचर लाइफ। नहीं, वो क्यों होगा? वो वैसा ही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे इसलिए होगा, या वो जेनेटिक है इसलिए होगा? जेनेटिक। अगर वो लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो क्या बचने के चांसेस नहीं? लाइफस्टाइल चेंज करने से देखिए, एक चीज़ तो सर्टेन है कि एटलीस्ट आप बीमारी की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। हाँ। उसका ऑनसेट डिले कर सकते हैं। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी को 30 साल में डायबिटीज़ हुआ और उसके शुरुआत की जो रीडिंग्स थे वही खाली पेट, फॉर एग्जांपल 300 से शुरू हुआ, बीमारी ऑब्वियसली बहुत सीवियर है। दूसरा एक पेशेंट है, ही इज ऑल्सो डायबिटिक, उसको डायबिटीज़ 50 ईयर्स में डायग्नोस होता है, माइल्ड सा था, 200 उसका खाली पेट का शुगर आ रहा था। तो दोनों को डायबिटीज़ है, बट देयर इज़ ए लॉट डिफरेंस। दोनों के आगे किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस वगैरह डेवलप होंगे, इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आदमी अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखता है तो एटलीस्ट सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ तो कम होगी। बट अगर बोथ द पेरेंट्स आर डायबिटिक तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चों को डायबिटीज़ होगा ही होगा। इट्स ऑलमोस्ट 90 to 100%। डायबिटीज होने से पहले के सीक्रेट अलार्म क्या है या फिर रेड फ्लैग्स कौन से हैं? 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात हैं। जब हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ हमें 3 पॉली मतलब ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। पॉलीडिप्सिया, आपको ज़्यादा प्यास लगती है, पॉलीयूरिया, आपको यूरिन ज़्यादा पास होता है, एंड पॉलीफेजिया, आपको भूख बहुत लगती है। लेकिन इसके साथ में जो मैंने अभी बोला था कि वीकनेस रहने लग जाती है, शरीर थका थका रहता है, आपको एनर्जी फील नहीं होती है, इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, कोई स्किन वगैरह के तो जल्दी से ठीक नहीं होते, ये सारे साइन डायबिटीज़ में होते हैं। लेकिन एक और गोल्डन रूल है, फर्स्ट साइन इज़ दैट देयर इज़ नो साइन। आपको बिल्कुल अच्छा महसूस हो सकता है और आप डायबिटिक हो सकते हैं। तब क्या करें? इसलिए
जैसे मैंने बोला कि हर व्यक्ति को 30 साल के बाद अपना डायबिटीज़ का चेकअप जरूर कराना चाहिए। बहुत इजी है, आप अपने घर बैठे फिंगर प्रिक से भी टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी मशीनें अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी मशीन्स होती हैं। अगर आप लैब से भी कराते हैं तो 50-60 रुपीज़ का टेस्ट है। तो मेक ए रूल, आप अपना सोसाइटी लेवल पे कैंप ऑर्गेनाइज कराइए, अपने किसी भी डॉक्टर से आसपास मिल सकते हैं, कोई लैब से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें अपने सोसाइटीज़ वगैरह में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम डायबिटिक मेला क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते? किसी भी लैब को बोल दीजिए, वो आके आपका मास लेवल पे एक दिन सुबह सुबह संडे को 7 बजे आके खाली पेट सबका शुगर टेस्ट कर देगा। ठीक है, वेरी इजी। लेकिन डायबिटीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है डॉक्टर साहब। ये सोचिए कि मैं गया, मैंने अपना टेस्ट कराया, तो मुझे आपने बताया कि शुगर है जी। लेकिन फिर आपने कहा नहीं, एक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उस ट्रैक रिकॉर्ड के बाद पता चल पाएगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो पहले ही रिपोर्ट में आके सांसें थम जाते हैं, भाई मैं तो शुगर हो गया मुझको। तो अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड ना निकाला जाए, क्या फर्क होता है दो चीजों में? नहीं, मुझे नहीं लगता डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए किसी ट्रैक रिकॉर्ड की ज़रूरत है। डायबिटीज़ में 3 मुख्य रूप से टेस्ट हैं। फास्टिंग का सिद्धांत है कि आपको रात का खाना खाने के बाद 8 घंटे के आपने स्लीप लिया और आपने खाली पेट सुबह शुगर टेस्ट कराया। स्पेसिफाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास ओपीडी में 11 बजे पेशेंट कहता है सर मेरा सैंपल ले लीजिए, मैंने कुछ नहीं खाया। फास्टिंग डजंट मीन कि आपने खाना नहीं खाया। उसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि ओवरनाइट फास्टिंग, आपने 8 घंटे खाना खाने डिनर के बाद में रेस्ट किया है और सुबह जाके आपने सैंपल दिया है, जो 6 या 7 बजे तक मैक्सिमम आपको दे देना चाहिए। दूसरा पीपी पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के बाद का फर्स्ट बाइट, जब आप खाना खाते हैं वहाँ से आप टाइम नोट करते हैं और 2 घंटे के बाद आप भरे पेट का शुगर देते हैं। तीसरा चीज़ है HbA1c, जो हमारे पिछले 3 महीने के शुगर लेवल का एवरेज दिखाता है। तो हमारे पास ये 3 रीडिंग है। इन 3 रीडिंग से हम बड़े आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर पेशेंट इज डायबिटिक, प्री डायबिटिक और नॉन डायबिटिक। इसमें बहुत लंबे ट्रैक रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती। ट्रैक रिकॉर्ड मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, जो कि बहुत ईजी है, घर में भी आपके पास टूल्स होते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, ओपीडी में भी ये फ्री होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर को सही से मेजर करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि ब्लड प्रेशर बॉडी की प्रतिक्रिया है। अगर आप डॉक्टर से थोड़ा फेमिलियर नहीं है तो एंजाइटी में आपका बीपी बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर नहीं है, बट जब वो जाता है टेस्ट कराने डॉक्टर से तो उसका एंजाइटी में थोड़ा सा बीपी राइज कर जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं आप घर पे अपना रीडिंग लेके आइए। तो वो टाइम टू टाइम घटती बढ़ती रहती है समय के साथ। एंजाइटी, अगर आप पूरा दिन काम करके ऑफिस से शाम को ओपीडी में आ रहे हैं तो उस समय बीपी थोड़ा सा आपका बढ़ा हुआ होगा। तो मॉनिटरिंग ए ब्लड प्रेशर इज बिट डिफिकल्ट और ट्रिकी रादर देन डूइंग शुगर टेस्ट। लेकिन डायबिटीज के आपने 3 टेस्ट बताए जी। 2 टेस्ट में अगर डायबिटीज आ रही है और तीसरे में नहीं आ रही है, जो पिछले 2 से 3 महीने का रिकॉर्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, वो आदमी डायबिटिक है या नहीं है? नई रिकमेंडेशंस पे कोई भी 2 टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ रहे हैं तो यू आर डायबिटिक। सर लाइक अगर आपका, जो हम बोलते हैं कि फास्टिंग इफ लेस देन 140 और पोस्ट प्रेंडियल इज लेस देन 200, तो ये प्री डायबिटीज है। अगर मेरा फास्टिंग फॉर एग्जांपल 170 आ गया, पोस्ट प्रेंडियल मेरा नॉर्मल है, लेकिन मेरा HbA1c बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हम उसको एज ए डायबिटीज ट्रीट करेंगे। ठीक है। वैसे अगर शरीर एक इंसान होता जी, तो फिर हमसे कौन सी शिकायत करता? शरीर तो वैसे इंसान ही है और इंसान शरीर है, तो मुझे लगता हम है बात कर पाते कि मैं ही हूँ और मेरा शरीर ये है, और फिर मैं बोलता भाई शिकायत कर मुझसे, तो क्या शिकायत करता? वो शायद ये शिकायत करता कि जो आप खा रहे हैं मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और जो आप नहीं खा रहे हैं मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे लगता है नंबर 1 वो ये कहता। नंबर 2 वो ये कहता कि जितना मेंटल स्ट्रेस आप ले रहे हैं मुझे उतने स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, और जो फिजिकल स्ट्रेस, या आप कह सकते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज वगैरह जो आप नहीं कर रहे हैं, आपकी मोबिलिटी नहीं है, बैठे रहते हैं, स्टेयर भी नहीं चढ़ते हैं, आप हमेशा लिफ्ट यूज़ करते हैं, कहीं नहीं पैदल जाना चाहते हैं, हमेशा कुछ भी बाइक गाड़ी यूज़ करते हैं, तो मुझे उतने फिजिकल स्ट्रेस की ज़रूरत है। आपने पूछा तो मुझे लगा शायद शरीर ये कहना चाहता है। और शरीर की ये फुसफुसाहट अगर हम समझ लें तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अगेन मैं अपने जो भी आपसे बोल रहा हूँ, मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से और जो डेली में जितने भी पेशेंट देखता हूँ उनके एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। आई यूज टू टेल माई पेशेंट या से माई पेशेंट्स कि शायद 70% पेशेंट ओपीडी में जो आते हैं, एक्यूट इलनेसेस को अगर छोड़ दें कि वायरल हो गया, खांसी जुकाम हो गया, चोट लग गई, शायद 70% पेशेंट इसी वजह से आते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बेकार है, हम खाना नहीं खाते हैं अच्छे से जो हमें खाना चाहिए, और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अप टू 70% बीमारियां शायद हम खुद से क्योर कर सकते हैं, या हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं जेंडर वाइज आपसे समझना चाहूँ, पुरुषों की तुलना में क्या महिलाएं ज्यादा अपने शरीर को लेकर लापरवाह होती?
आपको तो अगर- पेशेंट्स लगातार मिलते हैं ना इसके हाँ जी, पेशेंट्स को। अगर इंडियन सिनेरियो में अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद महिलाएं ज़्यादा लापरवाह तो नहीं कहना चाहिए, शायद वो उतना ज़्यादा कॉन्शियसली उसको नहीं सोचती हैं और उनको सोचने की ज़रूरत शायद ज़्यादा है, क्योंकि मैं हमेशा बहुत एक रिस्पेक्ट के साथ फीमेल पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपका शरीर बहुत कुछ सहता है। एक छोटी सी एज के बाद में ब्लड लॉस शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइप के रूप में। उसके बाद वो शादी के बाद माँ बनती हैं तो अपने ही रक्त से, अपने ही बॉडी के कैल्शियम से हड्डियाँ बनाती हैं बच्चे की, बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। फिर डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है, सिजेरियन हुआ है तो उस हिसाब से है, और फिर जिसके जितने भी परिवार में जितने भी बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं। और उस स्थिति में ज़्यादा जब हम उस हिसाब से डाइट नहीं लेते और एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा शरीर जाहिर सी बात है कि कमज़ोर होता चला जाता है। और उसकी जो परिणति है वो इस रूप में होती है कि मुझे लगता है कि लगभग 70% फीमेल्स जो मिडिल एज में, अगर आप पूछें कि कैसा फील कर रहे हो, तो बॉडी एक है, पॉलीआर्थ्रालगिया मतलब हमारे जोड़ जोड़ दुख रहा है, काम करने का मन नहीं करता, थकान नहीं करता, ये इतनी कॉमन कंप्लेंट्स हैं कि लगता है कि हर दूसरी तीसरी लेडी बीमार है। लेकिन सर कोई गंभीर बीमारी है, उसको संकेत जब हम डायग्नोस करेंगे तो एक पुरुष को कोई और संकेत मिल सकते हैं और महिला को कोई और संकेत मिल सकते हैं, या दोनों के सिमिलर होंगे? संकेत तो शायद सिमिलर होंगे। मुझे लगता है कि जो फील का हम करते हैं, एक्सेप्टेंस जो होती है, जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ कि देखिए पेन को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पेन कितना आपको हो रहा है ये इट्स अप टू यू, आप कैसा फील करते हैं। तो फीमेल जो है शायद वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं पेन को लेके, और वो थोड़े पेन में शायद ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाती हैं। उसी स्थिति में शायद जो जेंट्स होते हैं, मेल जो होते हैं, वो ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं और वो उतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं करते चीज़ों को, उतने ज़्यादा तकलीफ को वो शो नहीं करते हैं जिस तरह से फीमेल्स एक्सप्रेस करती हैं। बाकी सिम्टम्स ऑलमोस्ट बीमारी अगर है तो सेम ही होंगे। लेकिन सर मोस्टली कॉमन कौन से संकेत हैं जो एक आम आदमी महसूस करता है जो गंभीर बीमारी की वजह हो सकते हैं, जो संकेत लगभग सभी को महसूस होते होंगे? कुछ चीज़ें तो रिपीट करेंगे हम दोबारा से। भूख न लगना, अच्छा, वजन का, अगर सडनली किसी का वजन कम हो रहा है, और ये तो हो गई जो फिजिकली मुझे भूख नहीं लग रही है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सर्टेन चीज़ें और हैं, लाइक आपकी बॉवल हैबिट्स अगर वो एकदम से बिगड़ने लगी हैं, या तो क्लियर नहीं होता है बॉवल, या बार बार क्लियर होता है। फिर उसके बाद में स्टूल का कलर भी आप देख सकते हैं। किसी को अगर ब्लैक स्टूल आ रहा है तो कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, प्रॉपर आपने खाना नहीं खाया तो ब्लैक स्टूल हो सकता है, बट ब्लैक स्टूल आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट से होने वाली ब्लीडिंग का सिम्टम भी हो सकता है। आपका यूरिन का कलर अगर वो ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया है, येलो होना आजकल गर्मी में स्वाभाविक है, बट पूरा पानी पीने के बाद भी बहुत डार्क येलो आ रहा है, तो ये लिवर से संबंधित कई बीमारियों को साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से आपको बॉडी आपको अलार्म करती है, और कुछ हमें खुद से जज करना होता है। आइज़ का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, ऑल ऑफ सडन आपके अगर हेयर लॉस हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, आपकी स्किन एकदम से रूखी सूखी होने लग गई है, और कोई ऑब्वियस रीजन उसके लिए नहीं है, आप वैसा ही पानी पी रहे हैं, वैसे ही क्लाइमेट में है, वैसा ही खाना खा रहे हैं, बट एकदम से अगर स्किन आपकी रफ हो रही है तो, और नए नए पेन अगर आपको हो रहे हैं, और वो पेन जो है बड़ा वेग सा है, आप कह भी नहीं सकते कहाँ हो रहा है, बट यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सर अब स्पेसिफिक संकेतों पे आते हैं। नींद में दांत पीसना क्या है सर? ये तनाव है या कोई गंभीर बीमारी होने के बड़े संकेत है? नींद में दांत पीसना, इसे हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं मेडिकल भाषा में, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स ए वेरी बेनाइन प्रोसेस। बेनाइन का मतलब होता है कोई खतरनाक चीज़ नहीं होती है। फिर ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में देखा जाता है। बच्चों में नॉर्मल इसको हम मानते हैं, ऑल्दो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि शायद पेट के कीड़ों का साइन होता है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई साइन ये है। ये नॉर्मली तनाव, प्रॉपर नींद ना पूरी होना, और स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया होता है जब हमारी नींद रात को बार बार खुलती है। अच्छा। और नींद खुलने का रीज़न बहुत बार क्या होता है कि स्पेशली छोटे बच्चों में अगर उनके जॉ का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ तो उनकी जो टंग है वो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाती ओरल कैविटी के अंदर, और वो जब पीछे फॉल करती है तो उनको सांस रुकता है। उस टंग को एडजस्ट करने के लिए हमारे जॉ जो है वो आगे पीछे होते हैं। तो अगर या तो ये कंडीशंस नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो दांत पीस रहा है, ग्राइंडिंग और टीथ जो है वो नॉर्मल है, या ये दिन में होने वाला तनाव, प्रॉपर नींद का ना होना, पूरा ना हो पाना, उसको कुछ नाक कान गले की समस्या का होना, या उसका जॉ का स्ट्रक्चर ठीक ना होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अगर ये तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है
तो दांत घिस जाते हैं और दांत के घिसने से फिर उनका एनेमल जो है वो हट जाता है, तो दांतों की समस्या हो सकती हैं। तो इसके लिए कई बार जो हमारे डेंटल सर्जन हैं वो इस तरीके के एक गार्ड दे देते हैं जिनको पहन के बच्चा सो सकता है। ठीक है, लेकिन सर कई बार देखा है कि रात में सोते वक्त बहुत से लोगों के मुंह से सलाइवा निकलता है या फिर उनकी जीभ उनके दांतों के बीच में कट जाती है। सर ये भी कोई संकेत है? देखिए, सलाइवा निकलना तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जीभ कट जाती है तो ऐसे पेशेंट्स को तो शायद अपना कोई स्लीप स्टडी टेस्ट वगैरह कराना चाहिए, क्योंकि जीभ का रात में कट जाना हो सकता है कि उसको कोई सीजर वगैरह की, जिसे हम आम भाषा में दौरा कह सकते हैं, कुछ ऐसा एपिसोड आता हो जिसकी वजह से उसकी जो क्लंचिंग ऑफ जॉ के बाद जीभ कट जाती हो। तो अगर जीभ कट जाती हो, प्रायः ऐसा हो जाता है, तब जरूर उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन सर नींद में बार बार करवट बदलना और अचानक से झटके लगना, आप सो रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि झटका लग गया, आपको गिर गए या फिर कोई झटका लग गया, ये क्या है सर? नींद में झटका लगना और करवट बदलना लगभग दांत पीसने की तरह ही हम कह सकते हैं इसको, कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेनाइन प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर से वही बात है कि डिहाइड्रेशन नंबर 1, आपने प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं किया हुआ, बहुत ज़्यादा थकान में जब आप सोते हैं तब ऐसा होता है, और अगर आपकी प्रॉपर नींद कई दिनों से पूरी नहीं हो रही थी तब ऐसा होता है। अदरवाइज ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन वो जो झटके हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति नोट कर सकता है उसको, तो उसको नोटिस करना चाहिए कि अगर वंस इन ए वाइल झटका आ रहा है इट इज ओके, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा झटके आ रहे हैं और वो लगातार आ रहे हैं तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का साइन हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर मिलना चाहिए। और जो आपने बोला कि झटकों के साथ साथ अगर पेशेंट को नेक्स्ट डे लगता है कि मेरी जीभ भी कट गई थी, तब जरूर हमें न्यूरोफिजिशियन को दिखाना चाहिए। लेकिन सर कई बार आप कहते हैं भी पूरी स्लीप लीजिए, आराम से सोइए, डीप स्लीप करिए, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह कोई उठे और उसे लगे बहुत बहुत थका हुआ हूं मैं, नींद पूरी होने के बाद भी थकावट का महसूस होना। नींद पूरी होने के बाद थकावट का महसूस होना, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ छिपी हुई है। ये आपको लगता है कि मैंने बेड पे, आई वॉज ऑन माई बेड फॉर लास्ट 8 और 9 आवर्स, बट क्या आप अच्छे से सोए, इस बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अच्छा। इसके लिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की एक बहुत ही कॉमन समस्या, और इसके लिए पूरा एक सेशन डिवोट किया जा सकता है कि जितनी ये कॉमन प्रॉब्लम है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि सोते समय आपकी सांस रुक जाती है, और वो इतनी बार रुकती है कि 100 बार भी आपकी रात को सांस रुक सकती है। और ऐसा ज़्यादातर होता है जो लोग खर्राटे लेते हैं। अब खर्राटे क्यों लेते हैं, अब उसके रीजंस के अगर हम बात करें तो खर्राटे लेने में मोटापा सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो नेक के आसपास के फैटी टिश्यू होते हैं, ये हमारे सांस लेने वाली जो नलिकाएं हैं उन पर दबाव डालते हैं, और धीरे धीरे वो दबाव बढ़ता चला जाता है, हमारी सांस का फ्लो कम होता जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती चली जाती है, और एक टाइम पे वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो ब्रेन सिग्नल देता है, हमें झटका लगता है, हम उठ जाते हैं, हमारी सांस रिस्टोर हो जाती है, और हम फिर दोबारा से सो जाते हैं। एंड वो जो प्रोसेस है ये रिपीट होती रहती है अगेन एंड अगेन। बहुत बार आपको पता लगता है, लेकिन बहुत बार आपको पता ही नहीं लगता। ये 20 बार हो सकता है, 30 बार हो सकता है, 40 बार हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम डीप फेज में जा ही नहीं पाते, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और नेक्स्ट डे जो है हमें पूरे दिन स्लीपी स्लीपी फील होता रहता है। तो स्लीप अपनिया को जो सबसे बड़ा कॉज है, जैसे मैंने बोला, ओबेसिटी के साथ में स्मोकिंग, और कई बार हमारे क्रॉनिक साइनसाइटिस जैसी ऐसी चीज़ें जो हमारे नाक कान गले की बीमारियों से संबंधित होती हैं, उसकी वजह से भी स्लीप एपनिया होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो मोटा भी नहीं है, वो स्मोक भी नहीं करता है, लेकिन अगर उसको क्रॉनिक साइनसाइटिस है तो उसकी नाक बंद हो जाती है, उसकी रात को बार बार आँख खुलेगी, बच्चा नेक्स्ट डे स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसको स्कूल से भी डांट पड़ेगी, घर में पेरेंट्स भी चिंता करेंगे। और जबकि कॉज क्या है, कॉज ये है कि बच्चा रात को सो नहीं पाता। तो उसको लगता है, या किसी बड़े आदमी को भी ऐसा लग सकता है कि मैं रात को सोया, बट वो नींद डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते। तो ये आपके जो अगर बड़ा आदमी है तो जो भी उसका पार्टनर है वो बेहतर बता सकता है कि आप रात को कितने खर्राटे लेते हो। खर्राटे लेना अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है, जो आगे डायबिटीज़, ओबेसिटी को और बिगाड़ सकती है, आपके ब्लड प्रेशर को और बिगाड़ सकती है, इवन आपके हार्ट के लिए भी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक कारक सिद्ध हो सकता है। और साथ में ये भी बहुत आम है कि आप उसी स्लीपी स्टेज में ऑफिस जा रहे हैं तो एक्सीडेंट का हो जाना, ऑफिस में फोकस नहीं कर पाना, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया को जरूर रूल आउट करना चाहिए, और अगर वो है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बार बार उबासी आना भी इसी का हिस्सा है? बार बार उबासी आना भी इसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आप उबासी से यॉर्निंग को अगर रिलेट करना चाह रहे हैं तो उबासी तो आएगी अगर आप रात को नहीं सोए हैं, बट यॉर्निंग और भी कंडीशंस में आ सकती है।
तो यॉर्निंग या जिसे हम जवाई लेना कहते हैं, पहले एक माना जाता था, कुछ समय तक ये मानता रहा था साइंस, कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, तो हम एक बड़ा सा यॉर्न करते हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो लेवल ठीक हो जाता है। लेकिन बाद में जब और स्टडीज़ हुई तो ये पता लगा कि जो यॉर्निंग है वो केवल इसलिए नहीं होती, बेसिकली वो ब्रेन को कूल करने का एक सिस्टम है। अच्छा। जब हम मुंह खोल के गहरा सांस लेते हैं, हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, तो उससे हमारा ब्रेन कूल होता है। और अगर आप बहुत देर किसी चीज़ को फोकस रह के करते हैं, जैसे कि कोई लेक्चर अगर चल रहा है, तो भी आप यॉन कर सकते हैं। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फनी चीज़ है, यॉनिंग इज कंटेजियस। कैन यू बिलीव इट कि यॉनिंग इज लाइक इन्फेक्शियस, कि आप अगर यॉन कर रहे हैं कहीं बैठे हुए और हम दोनों एक लेक्चर अटेंड करें तो मैं भी यॉन करने लगता हूं। मैं इसी पे आने वाला था, ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? एक्चुअली कुछ और चीज़ें भी इस तरह से होती हैं। जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी सी एक स्माइल पास करी, आप हंसे हैं, तो मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। तो इसको मिरर न्यूरॉन कहते हैं। हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन होते हैं जो दूसरे की ऐसी प्रतिक्रिया पे रिएक्ट करते हैं, वो भी फायर हो जाते हैं। तो हंसी को भी कहते हैं कि हंसी कंटेजियस है। आप हंसेंगे तो आपके साथ सब हंसेंगे, अब रोएंगे तो आपके शायद साथ सब लोग ना रोएं। अगर आप सर फिजिक भी हो सकती है ऐसी जैसे आपकी मेरी हो जाए? तो ये नहीं बताएंगे आप? नहीं बताएंगे। ऐसा प्रयास के साथ बिल्कुल संभव है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा जैसे मिरर फिजिक नहीं होती कि आपकी फिजिक मेरी भी यही हो गई? हाँ, एआई तो मैं आपके साथ रोज 2-4 घंटे बिता लूं? एआई से हो सकता है। अच्छा। तो जैसे अगर मान लीजिए बस में हैं, दो लोग अगर हंसना शुरू कर दें तो आप देखेंगे सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, चाहे आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं, चाहे वो पागल ही समझ रहे हो उनको। हाँ, लेकिन वो हंसेंगे। तो ये मिरर इफेक्ट होता है। तो यॉर्निंग भी कुछ इसी तरह से होती है। तो अगर हम इसको इस तरह से लें कि हमें यॉर्न नहीं करना है, अच्छा नहीं लगेगा, कहीं कोई लेक्चर चल रहा है, कुछ है, तो अगर आप ब्रेन को वैसे कूल करते हैं कि आप स्प्लैशेस मारते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, अपने चेहरे पे उसको मार लेते हैं पानी को, तो भी आपको यॉर्निंग वगैरह से अगर ज़्यादा हो रहा है तो इससे बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कई बार ना बहुत सारे लोग पाँव हिलाते हैं, बैठे रहते हैं, पाँव हिलाते हैं, तो पाँव हिला के क्या दिमाग को बैलेंस कर रहे होते हैं या खुद को बैलेंस, क्या ये भी कुछ सिम्टम है क्या? ये सिम्टम तो नहीं है, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। और जो लोग बॉडी लैंग्वेज पे स्टडी करते हैं, लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसको अच्छा नहीं मानते, जितना मुझे पता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपको इम्पेशेंट शो करता है। सपोज अगर आप मेरा किसी मुझे जॉब पे हायर करने के लिए मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और उस समय पे अगर मैं लगातार आई एम शेकिंग माई लेग्स, तो आप मुझे एक थोड़ा सा बहुत कॉन्फिडेंट आदमी नहीं मानेंगे कि वो नर्वस है, और उसकी जो नर्वसनेस है ये उसका आउटब्रेक है, आउटकम है कि वो इस तरह से अपना लेग्स को शेक कर रहा है। ये बीमारी तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको इम्पेशेंट जरूर शो करती है ये चीज। ठीक है। और नर्वसनेस का बेसिकली इसको एक हम आउटब्रेक या सिम्टम मानते हैं कि उन चीजों को बैलेंस करने के लिए वो आदमी जो है अपने लेग्स को शेक। तो ये किसी बीमारी का सीक्रेट अलार्म नहीं है? नहीं, अगर ये ऑफ एंड ऑन होता है, जब आप किसी से बात करें थोड़ी बहुत देर के लिए, आप वो इनवॉलंटरी मूवमेंट अगर हो रहा है, तो ये बीमारी का सिम्टम्स तो नहीं। और जो लोग नेल्स बाइट करते हैं, नाखून चबाते हैं, वो क्या है? सिमिलरली मुझे लगता है ये भी एक आदमी के एंग्जियस होने का एक वो है। आप अपने जो आपकी एंग्जाइटी है उसको रिलीज करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। शरीर की कोई कमी इसकी तरफ इशारा नहीं है? नेल बाइट करना तो शरीर की कमी का इशारा नहीं है। जैसे हमारे बड़े एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, खिलाड़ी थे, कैप्टन इंडियन टीम के, तो जब भी वो एंग्जाइटी में होते थे, आपने देखा होगा, आप समझ भी रहे होंगे, हमेशा अपने नेल बाइट करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि उनको फिजिकली कुछ उनको कैल्शियम की कमी थी। मुझे लगता है कि वो जो उनकी एंग्जाइटी होती है उस समय टीम को लीड करना, अपने कंट्री को वो बिलोंग कर रहे हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एंग्जाइटी में कुछ लोग ऐसा करते हैं। स्कूल की रो में जब प्रेयर होती थी ना सर, वहाँ नेल्स चेक होते थे, तो उससे बचने के लिए मैंने भी बहुत बार किया है। हाँ, ये कि मैम जैसे मेरे पास आती तब तक अपने मुंह से काट के अपने सेट कर लिए दांत। डिजाइन अच्छा नहीं लगता होगा लेकिन अब वो तो सर नेल्स चेक होते थे बस। ठीक है सर। लेकिन सर कई बार हमने देखा है कि बैठे बैठे या कभी ट्रैवल करते वक्त, खाते वक्त हमारी आंख फड़फड़ाने लगती है। मतलब कई बार घरों में तो कहा जाता है भैया अशुभ संकेत है। ये एस्ट्रो से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ आज इस पॉडकास्ट को, लेकिन फिर भी ये आंख का फड़फड़ाना क्या कहता है? आंख का फड़फड़ाना भी, जो भी आपने रात में सोते समय बॉडी को शेक होना बोला, ये भी उसी तरह से है। आंख का फड़कना मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बेनाइन, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो आपकी थोड़ा लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपकी रात को स्लीप पूरी नहीं हुई थी, और अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी है, बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तब भी ऐसा थोड़ी बहुत देर के लिए आंख अगर फड़कती है, तो ये कोई ऐसी खतरे की बात नहीं होती। लेकिन इसमें बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये प्रोसेस दोनों तरफ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड इट इज़ इंक्लूडिंग अदर फेशियल मसल्स ऑल्सो, आपको लगता है कि आपकी चिक्स भी साथ में शेक कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर आई सर्जन और न्यूरोफिजिशियन
किसका लक्षण है, ये हो सकता है? ये कुछ दिमाग में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से, न्यूरॉन से रिलेटेड होती हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फालिस पड़ने का संकेत यही होता है क्या? फालिश पैरालिसिस? नहीं, संकेत नहीं कह सकते उसको कि फालिश पड़ेगी तो पहले ऐसा होगा, लेकिन अगर ये दोनों साइड में ऐसा हो रहा है और अगर उसमें आपकी फेशियल मसल्स भी इन्वॉल्व हैं तो न्यूरो फिजिशियंस को आप एक बार दिखाना चाहिए। लेकिन कई बार सर बैठे बैठे या कुछ देखते देखते आपका एक हिस्सा सुन्न हो जाता है और एक हिस्सा एक्टिव रहता है, तो वो कई बार घबराहट दे देता है। तो इस शरीर का जो सुन्नपन है सर, या फिर पाँव में कभी चींटियां सी चलने लग जाती हैं, वो क्या है सर? देखिए, जितनी भी चीज़ें हमने साइन सिम्टम्स अभी जिनके बारे में बात करी है, ये एक बहुत ही इस चीज़ का एक नेगेटिव पहलू भी हो सकता है। वो नेगेटिव पहलू ये है कि जितने पेशेंट्स को हम फिजिकल प्रॉब्लम के साथ ट्रीट करते हैं, उनमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेके, या वो करें ना उस चीज़ के लिए जो एक्टिवली करने का काम है, एक्सरसाइज या डाइट है, लेकिन वो बहुत ओवर कॉन्शियस होते हैं और उनको ये बीमारी होती है कि वो अपने अंदर चीज़ें ढूंढते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, और यही अपने आप में एक बीमारी होती है कि हमें उनको थोड़ा सा कहना होता है कि आप इतने कॉन्शियस मत होइए, यू आर ओके एंड यू आर फाइन। तो ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स आपने बोले कि एक साइड का हिस्सा सुन्न लग रहा है या पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे हैं, तो हो सकता है कि बैठे बैठे थोड़ा सा कोई आपकी जो आर्टरी वेन है थोड़ा दब गई, ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो गया, तो थोड़ी की नमनेस आ गई, आप चेंज कर लीजिए पोस्चर, वो ठीक हो जाएगा। तो इन सारी बातों को कहने का मतलब ये है कि आपको जो सेल्फ असेसमेंट करेंगे, यू शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट एंड अवेयर। सर पर एक साइड आप कहते हैं ना ये गंभीर संकेत भी हो सकते हैं, एक तरफ आप इसे ओवर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ रहे हैं। एक पेशेंट जिसे ज्ञान नहीं है वो कैसे लेगा फिर इसको? ये इट्स रियली ट्रिकी कि आपको एक बड़े खुले मन से इस चीज़ को सोचना चाहिए, और लेकिन ये जब आपको लगता है कि ठीक है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको पर डे उन चीज़ों को ही बार बार अपने मन में रिपीट नहीं करना चाहिए। तरह से आपको सचमुच ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ कुछ तो है गड़बड़, तो आपने 6 महीने में उसमें एक बार आपने देख लिया, अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप उसे फिर भूल जाइए और अपना जो करने का काम है, जो फिट रहने के लिए ज़रूरी है, उसको कंटिन्यू रखिए। अगर किसी चीज़ में आप फंसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, तो डॉक्टर से मिल लीजिए। लेकिन हर समय ये ढूंढते रहना कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद डर ये भी होता है कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे वो तो कुछ बता ही देगा। वो ये भी बता सकता है कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन। कम ही होता है ऐसा। मतलब ये सर एक माइंडसेट है एक आम पेशेंट का, कभी डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे उसमें। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे सिनेरियो में जैसा मैं देखता हूँ, लोग डॉक्टर के पास नहीं सर, मैं तो पेशेंट का माइंडसेट बता रहा हूँ ना, आप तो डॉक्टर का समझ रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं पेशेंट से जो फीडबैक मिलता है उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जब हम पेशेंट से बात करते हैं, अगर वो एक रिपोर्ट भी लेके आया होता है ना, तो वो 4 लोगों से वो रिपोर्ट पहले डिस्कस कर चुका होता है। पहले जिस लड़के ने उसका सैंपल लिया था और जो रिपोर्ट घर पे डिलीवर कराने आया था, पहले उससे पूछता है भाई इसमें क्या है, और वो लड़का मे बी बेचारा वो हो सकता है 12th पास ही, उसका काम सिर्फ ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। पहले वो बताता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपको किडनी में प्रॉब्लम है, आपका थायराइड भी बढ़ा हुआ है। फिर वो पड़ोसी से बात करता है, या अगर उसके परिवार में कोई आदमी उस सेम डिजीज से अगर सफ़र कर रहा है तो फिर वो उनसे पूछता है कि पिताजी आपका कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है, देखो मेरा भी बढ़ गया। फिर पिताजी भी उसको समझाते हैं। तो वो 4 ओपिनियन लेके ही जनरली हमारे पास आता है। आजकल तो सर चैट जीपीटी में रिपोर्ट डाल देता है, वो सारा बता देता है। शायद अभी सारा नहीं बता पाता, चैट जीपीटी इज ए गुड सॉफ्टवेयर, बट उसको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है सर, मैं वो कोई कंपटीशन क्रिएट नहीं कर रहा था सर आपके ना, मैं तो वैसे ही समझा रहा था कि उसमें भी मोटा माटी हमें समझ आ जाती हैं चीजें, अगर हम डाल देते हैं उसमें रिपोर्ट अपनी तो बता देता है। लेकिन सर कई बार हमने देखा है कि गला बार बार सूखता है, या फिर बहुत पसीना आता है। ठंड के मौसम में भी लोगों को पसीना आ रहा होता है, हाथों में बहुत पसीना आता है, किसी तरह हैंडशेक करते हैं तो उसका हाथ में पसीना रहता है। ये भी संकेत है या फिर मन का मुगालता है? नहीं, ये मन का मुगालता तो नहीं है। ऐसा टेम्परेरी भी हो सकता है और ऐसा परमानेंटली भी हो सकता है। कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, उनकी हथेलियाँ हमेशा वेट रहती हैं, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस वगैरह भी उनको हो जाते हैं, उनके पैर भी हमेशा वेट रहते हैं। तो ये चिंता का संकेत है सर? चिंता का संकेत जब इट्स हैपनिंग ऑफ एंड ऑन, कि रियली आप एंजाइटी में हैं, आपको कोई परेशानी चल रही है, तो उस समय आपके हाथ पैरों में ज्यादा पसीना आ रहा है। अच्छा। ये तो हो गया उस एंजाइटी का एक त्वरित जो एक रिफ्लेक्शन है वो हो गया। अगर आपको पसीना हमेशा आता है तब इट्स ओके? ओके तो नहीं है तो ये प्रॉब्लम ही, क्योंकि उस ज़्यादा पसीने की वजह से उनको एक स्मेल भी आती है जो बहुत प्लेजेंट नहीं होती, वो अपने आप को थोड़ा एम्बरेस फील करते हैं, और ज़्यादा पसीना आने की वजह से उनको फंगल इन्फेक्शन है स्किन की छोटी मोटी और इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन इसको इतना इजीली ट्रीट नहीं किया जा सकता। कई बार तो ये कह के छोड़ देते हैं कि भाई ये तो है, तो आपके साथ रहेगा, लेकिन अब इसके कुछ सर्टेन ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा अवेलेबल हैं।
और अगर इट्स हैपनिंग ऑफ एंड ऑन और एसोसिएट करता है कि आपका गला सूख रहा है और आप घबराहट भी आपको हो रही है, हाथों में ट्रेमर भी हो रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं बेसिकली एंग्जाइटी के, कि आप एंग्जियस हैं। ठीक है, लेकिन सर शरीर में अचानक से कभी सूजन आ जाना या कुछ चकत्ते पड़ जाना, क्या ये किसी बीमारी का संकेत है? देखिए, सूजन और चकत्ते दोनों बहुत, जैसा मुझे लगता है, डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर हम पहले एक एक की बात करें तो सूजन मतलब इडीमा जिसे कहते हैं, जो ज़्यादातर आपका जो डोमिनेंट जो पार्ट होता है बॉडी का, जैसे हमारे पैर हैं, वहाँ से शुरू होता है या वहाँ ज़्यादातर मिलता है। और होने के लिए वो पैरों से शुरू होता है, वो आपके एब्डोमेन, आपके फेस, हाथ, सब जगह हो सकता है। लेकिन एक सूजन इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि हर आदमी को लगता है कि शाम तक आते आते थोड़ी सी सूजन उसके पैरों में आ जाती है। और ये बहुत वाइड सब्जेक्ट भी है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और मैं ये बोलता हूँ कि जैसे पेशेंट एंटर करता है हमारे कंसल्टेशन चैम्बर में, वहाँ से अगर वो सपोज सूजन के लिए आया तो हम उसको असेस करना शुरू कर देते हैं। उसकी एज कितनी है, उसका जेंडर मेल है या फीमेल है, फीमेल में शायद थोड़ा ज़्यादा कॉमन है, उसका स्ट्रक्चर बॉडी का, ओबेसिटी तो नहीं है उसको, ओबेसिटी है तो आपको थोड़ा बहुत सूजन मिलना बहुत ही कॉमन है, उसका एज मैंने पहले बताया ही, साथ ही साथ उसके और चीज़ें, वो डायबिटिक है, वो एल्कोहलिक है, या वो हार्ट का पेशेंट है, वो सांस का पेशेंट है। इन सब चीज़ों से हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी सूजन कितनी खतरनाक हो सकती है, या कभी कभी ये बिल्कुल सामान्य भी हो सकती है। मैंने जैसे देखा है कि जो मोटे लोग होते हैं, जो ओबेसिटी के जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो थोड़ा बहुत उनको नीचे सूजन आ जाती है पैरों में, और उसका कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी संभव नहीं होता। आप डायरेटिक दवाइयाँ देते हैं, थोड़ा यूरिन पास करते हैं, वो सूजन निकल जाती है और दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली इन फीमेल्स, और वो किसी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास, वो इस तरह की बॉडी में चेंजेस होते हैं कि बॉडी वाटर रिटेन करती है और वो सूजन आ जाती है, और कई बार वो उतनी खतरनाक नहीं होती। लेकिन अगर सूजन है तो हमें पूरी हिस्ट्री लेने की ज़रूरत होती है पेशेंट की। अगर वो डायबिटिक है तो हमें लगता है कि उसकी किडनी ठीक है कि नहीं। अगर वो एल्कोहलिक है तो हमें देखना होता है उसका लिवर कैसा है। अगर उसका सांस भी फूलता है तो हमें देखना होता है कि उसका हार्ट कितना काम कर रहा है। अगर वो पेशेंट ऑलरेडी मेडिसिन इस तरह की ले रहा है, ब्लड प्रेशर की, और एज भी ज़्यादा है, तो हमें उसके हार्ट के बारे में सोचना होता है। पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल कैसा है, हीमोग्लोबिन कितना है पेशेंट का, प्रोटीन तो उसमें कम नहीं है ब्लड में। कुछ पेशेंट देखते ही समझ में आ जाते हैं कि आंखें भी सफ़ेद हैं, चेहरा भी सफ़ेद पड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी स्वेलिंग आ जाती है। तो इडीमा का होना अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और एवरी पेशेंट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड इंडिविजुअली। और तो शरीर पे चकत्ते आना, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं कि एक लाल लाल अमीबा शेप, अमीबा शेप स्ट्रक्चर जो स्किन से थोड़ा सा उठे हुए होते हैं, और वो आते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, हम कोई दवाई वगैरह खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, इसे अर्टिकेरिया कहते हैं। अच्छा। और ये बहुत तरह की एलर्जी या बहुत सारी चीज़ों से कहें तो एलर्जी का संकेत हो सकती है। कुछ चीज़ें हमारे बाहर से होती हैं, कुछ चीज़ें इवन एंडोजीनस भी हो सकती हैं। अच्छा। पेट में अगर कीड़े हैं तो वो भी एक कॉज होते हैं, कई बार बच्चों में बार बार अर्टिकेरिया हो जाने का। तो ऐसे पेशेंट को जनरली हम डिवॉर्म भी करते हैं, उनका स्टूल भी टेस्ट कराते हैं। छोटा मोटा कोई बॉडी में इन्फेक्शन पड़ा हुआ है जो भी रिसेंट हुआ है, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उनसे भी आपको मतलब इन्फेक्शन भी इसका कॉज हो सकता है। बाकी एनवायरनमेंट में मुझे लगता है जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो सकती हैं। किसी सर्टेन पीरियड में आपको कई बार वो चकत्ते पड़ते हैं कि कोई फूल खिल रहा है मौसम का, उस समय पे पेड़ के ऊपर कुछ पॉलिन्स आ रहे हैं, उन पॉलिन से लोगों को एलर्जी होती है। कुछ लोगों को गेहूं वगैरह जब कटते हैं तो एक्चुअली आपको डायरेक्ट आप उससे इनकाउंटर नहीं कर रहे, बट एटमॉस्फेयर में वो सब चीज़ें होती हैं। इफ़ यू आर एलर्जिक टू देम तो आपको सर्टेन पीरियड में वो अर्टिकेरिया डेवलप हो सकता है। लेकिन सर क्या गट फीलिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है कि गट फील के जरिए हम शरीर के बदलते हुए संकेतों को समझ पाए? बिल्कुल गट फीलिंग होता है, लेकिन ये गट फीलिंग वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहले बोला था कि ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, हमारा माइंड उनको बहुत पहले कैच करना शुरू कर सकता है या कर लेता है। प्लस बीमारियां भी जब हमारी बॉडी में डेवलप होती हैं तो वो पहले माइल्ड सिम्टम्स देती हैं। अच्छा। और उन माइल्ड सिम्टम कभी हम डायरेक्ट फील करते हैं, कभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड फील करता है, या हमारा नर्वस सिस्टम भी उनको कैच करता है। गट और ब्रेन के बीच में भी एक कनेक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत ही सामान्य चीज़ का एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दर्द होता है माइग्रेन का, जो सर में दर्द उठता है। तो पेशेंट जब हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो उस माइग्रेन के दर्द के साथ में बहुत कॉमन सिम्टम है कि आपको नाउजिया होता है, या आपको पहले नाउजिटिंग फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, फिर आपको हेडेक डेवलप होता है। तो एक कम्युनिटी में, पब्लिक में, आम लोगों में एक राय बनी है कि कुछ गैस का दर्द होता है, पेट में गैस बनती है और वो हमारे माइंड को हिट करती है और हमें सर दर्द शुरू होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पेट में गैस नहीं बनती है जहाँ तक मुझे पता है,
स्टमक में नहीं बनती है, और अगर वो छोटा मोटा हम इनहेल कर भी लेते हैं तो वो एक बार के साथ बाहर आ जाती है। लेकिन चूंकि उनको दर्द से पहले हमेशा वो अनुभूति होती है कि नाउजिया सा फील होता है, हल्का सा चक्कर आता है, उनको पता कि अब मुझे माइग्रेन होगा। तो उसके बीच में एक समय भी हो सकता है या वो थोड़ी देर के बाद भी डेवलप हो सकता है। तो पेशेंट को वो फीलिंग, तो ये कोई गट फीलिंग वैसे नहीं है कि बाहर से हो रही है, हमारा बॉडी को पहले पता लग जाता है, बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। प्लस उसमें बॉडी की मेमोरी भी होती है। जब हम एक बीमारी की स्थिति से निकलते हैं तो हमारी मेमोरी मेमोराइज कर लेती है बॉडी उसको। दोबारा अगर हमें वो प्रॉब्लम होगी तो जो माइनर से सिम्टम्स आएंगे हम उन्हें पहले ही पकड़ लेते हैं बहुत बार, और सोचते हैं अब मुझे ये होने वाला है, अब मेरा बदन ऐसे टूट रहा है जैसे पहले टूटा था पिछले साल, तो मुझे फिर बुखार आया था। तो वो गट फीलिंग होती है, लेकिन ये पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्य है, ऐसा होता है और बॉडी को पहले पता लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि चेंजेस आने पहले शुरू हो जाते हैं, बीमारी के मुख्य सिम्टम तो बाद में आते हैं। ठीक है सर, कई बार देखा है कि गले के पीछे यहाँ पे नेक पे ब्लैकिश हो जाता है और लाइंस पड़ने लग जाती हैं और छोटे छोटे जैसे मांस के टुकड़े छोटे छोटे, ये क्या है सर? ये बहुत ही अच्छा बेसिकली आपने क्वेश्चन पूछा है, आउट ऑफ द शायद मुझे लगता है टॉपिक आज का टॉपिक पे तो है भी नहीं सर। अच्छा नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है और ये मैसेज जितना चला जाए अच्छा होता है। ये जो आप लाइंस बता रहे हैं इनको हम एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं, और वो जो छोटे छोटे मांस के टुकड़े से जो होते हैं उनको हम स्किन टैग बोलते हैं। और ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में होने वाली बहुत बड़ी जद्दोजहद में बोलूँगा उसका इशारा करती हैं, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब ये है कि डायबिटीज़ का, जब हम फिर आगे डायबिटीज़ घूम के जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हमें लगता है कि डायबिटीज़ है तो हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है, लेकिन शायद ये पूरी तरह सच नहीं होता। डायबिटीज़ में इंसुलिन की मात्रा कम होना एक फैक्टर है, प्लस वो जो इंसुलिन है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, आपकी बॉडी का जो फैट है वो उसको काम नहीं करने दे रहा, इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारे लोगों में पहले शुरू हो जाता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो हमारी बॉडी तो पहले और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। अच्छा, तो ये जो अगर आप कोई व्यक्ति अभी ओबेसिटी का शिकार है, वज़न उसका ज़्यादा है, और अगर हम उसका शुगर टेस्ट कराएंगे तो शुगर नॉर्मल आएगा। अगर हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, इंसुलिन अगर हम टेस्ट कराते हैं, जो कि बहुत रेयर टेस्ट है, आमतौर पे नहीं कराया जाता, तो हम देखेंगे कि उस इंसुलिन का लेवल उसका हाई हो गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है। अब इसकी बॉडी उसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन बना रही है, फैट उसको काम नहीं करने दे रहा है। अब जब वो ज़्यादा बनाएगी तो उसका तो स्टॉक अपना कम हो जाएगा, बाद में उसको फ्रैंक डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, गर्दन के पीछे जो लाइन होती हैं, तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं हमें लगता है कि हाँ एज भी आ गई है, 30 है 32 है, और उसके पीछे वो लाइन है, टैग्स भी हैं। फिर हम उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, अगर वो कहता है सर फादर को है, मदर को है, किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स को था डायबिटीज़, तो उसको बहुत काउंसलिंग करते हैं कि देखिए आपकी बॉडी में अभी चाहे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपको शुगर नहीं है, बट आपको बहुत चांस है कि आपको शुगर हो जाएगा। आप पहले से ही अपने जो प्रिकॉशंस है, वेट लॉस है और अपना डाइट कंट्रोल है, वो शुरू कर दीजिए। ये अच्छे सिम्टम्स नहीं है, ये आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज़ तब नहीं होती जब आप रिपोर्ट कराते हैं फर्स्ट टाइम एंड यू फाइंड कि यू आर डायबिटिक। डायबिटीज़ उससे बहुत पहले बॉडी के अंदर शुरू हो चुकी होती है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि डायबिटीज़ से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है वो रिपोर्ट के पॉजिटिव आने से भी बहुत सालों पहले शुरू हो चुके होते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन सर अब बस आखिरी पड़ाव में पहुंचे तो कुछ बातें जल्दी कर लेते हैं सर। कई बार हमने देखा है गाड़ी में बैठते ही लोगों को वॉमिट आने का मन करने लगता है या वॉमिट आ ही जाती है। इसका दूसरा एंगल एक और है सर, अगर अपनी गाड़ी में हम जा रहे हैं तब हमको वॉमिट नहीं आ रहा है, लेकिन हमने कोई किसी टैक्सी सर्विस को हायर कर लिया और उस गाड़ी से हम जा रहे हैं तो फिर हमको वॉमिट आता है। सर ये क्या है? देखिए, गाड़ी में बैठ के वॉमिटिंग आना, इसके जो कॉमन रीज़न है वो तो ये है कि हमारी जो इंटरनल ईयर होता है, थर्ड ईयर जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, लिबरिन सिस्टम, वहाँ पे एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि एपरेटस लगा हुआ है जो इन सब चीज़ों को कैच करता है, आपकी बॉडी के मूवमेंट वगैरह को। और जब वो कोरिलेट नहीं कर पाता है, आंखें कुछ दिखा रही हैं स्पीड के हिसाब से, आप कुछ फील कर रहे हैं या पहाड़ पे आप गोल गोल घूम रहे हैं, तो आपको वो एक नाउजिया और गिडीनेस वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो हमारे उस सिस्टम के ओवर सेंसिटिव होने की वजह से होता है, जिसके लिए एक सर्टेन मेडिसिन भी आती है। आप उसको खाने के बाद में जब अपना ट्रैवल करते हैं तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अपनी गाड़ी में नहीं हो रहा है, दूसरे की में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप तो ट्रिकी का ही जवाब देते हैं ना सर, ट्रिकी पूछना है सर, सीधा सीधा तो क्वेश्चन ही नहीं है। हो सकता है कि शायद आपकी गाड़ी ज़्यादा लग्जूरियस हो सकती है और जो टैक्सी वगैरह है उसमें आपको डीजल की स्मेल आ रही है या पेट्रोल की स्मेल आ रही है, उसका हाइजीन पुअर है, वो चीज़ें आपको
थोड़ा कंफर्ट डिस्कंफर्ट प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा पर लग रहा है गंभीर बीमारी का कोई संकेत तो नहीं? नहीं, अपनी गाड़ी में और दूसरे की गाड़ी में अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो अलग से किसी बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन गाड़ी में बैठ के जो चक्कर आते हैं वो अपने आप में एक छोटी सी समस्या होती है, जिससे सिंपल एक टैबलेट खा के और प्रैक्टिस के थ्रू आप उसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है सर, 2-3 सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उबासी क्या है सर? थकान का इशारा या दिमाग का बोर्डम अलार्म? जैसे मैंने अभी बताया, दिमाग का बोर्ड और अलार्म भी होता है, आपका बोर्डम भी होता है, और जैसे अभी हमने कहा था कि दिमाग को कूल करने का ये एक प्रोसीजर है। नींद में दांत पीसना, गुस्सा या चिंता? चिंता। बार बार अंगड़ाई लेना, शरीर की चालाकी या फिर लापरवाही? शायद बोर्डम। आंख फड़कना, अविश्वास या न्यूरो सिग्नल? न्यूरो सिग्नल, बट वेरी मच बेनाइन। इन वेरी रेयर केसेस इट इज हार्मफुल, अदरवाइज नॉर्मल। कौन पहले बोलता है, मन या शरीर? मन। डॉक्टर डी शर्मा जैसी फिजिक चाहिए तो क्या करें? खाएं, एक्सरसाइज करें? खाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या खाना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। और एक लाइन और कि अगर जो हमारे कम्युनिटी में हम जनरली देखते हैं, एज बढ़ने के साथ साथ लोग फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे हम स्ट्रेंथनिंग कहते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वो छोड़ देते हैं। वो वॉक और कुछ हल्के फुल्के स्पोर्ट्स इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आप फिट हैं, कोई आपको ग्रॉस डिजीज ऐसी पहले से नहीं है, तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमेशा करते रहें जब तक आपको बॉडी अलाउ करती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद योर योगा, योर वॉक एंड मेडिटेशन। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी बात मान ले तो कितने दिन में ट्रांसफॉर्म होने की गारंटी देंगे आज? डिपेंड योर बेस लाइन। फिर भी मिनिमम और मैक्सिमम? 6 महीने। मैक्सिमम और मिनिमम? मिनिमम 6 मंथ। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला। ये मुलाकातें यूं ही चलती रहेंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो फिर आज की इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि अपना खूब ख्याल रखना है, खूब पानी पीना है, गर्मी के दिन है, पसीना आए तो घबराना नहीं है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ख्याल रखना है, और सुबह शाम योगा अगर कर सकते हो तो करिए। हालांकि मुझे ज्यादा जानकारी इसकी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो जो बताया उसे फॉलो करिएगा। और क्या आप सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन है ना, मुझको वहां पे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपके रिएक्शंस का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है। और हाँ, याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।